खूनी लाल आसमान के नीचे उल्लू मंडरा रहे थे। एक वीरान जंग के मैदान पर मनहूस तरीके से कॉविंग कर रहे थे। टूटी तलवारों और मलबे के बीच एक योद्धा अपनी पीठ के बल पड़ा था, तबाही में अकेला। योद्धा धीरे धीरे होश में आया। उसके चेहरे पर लड़ाई के सख्त निशान, चोट और खून साफ दिख रहे थे। वो खुद से सोच रहा था कि क्या वो बेहोश हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसने अपना धड़ उठाया और बैठ गया, अपने चारों तरफ तबाही और पास पड़ी अपनी बड़ी तलवार को देखते हुए। उसके दिमाग में दो सवाल थे, वो कब से बेहोश था और उस लड़ाई को क्या हुआ था। अचानक जब वो सोच में डूबा हुआ था, एक तेज भयंकर दर्द उसके सीने में उठा, जिससे वो आगे की तरफ झुक गया, दर्द की जगह को पकड़ते हुए इस नतीजे पर पहुंचा कि उसकी कुछ पसलियां टूटी हुई थीं। अपनी गंभीर चोट के बावजूद उसने अपनी बची हुई हिम्मत इकट्ठा की। ये महसूस करते हुए कि वो अभी भी हिल सकता है, उसने अपने साथी को खोजने के लिए चारों तरफ देखना शुरू किया। लेकिन जो उसने देखा उससे उसका दिल दुख से भर गया, क्योंकि उसने अपने साथियों के शरीर हर जगह बिखरे हुए पाए। उसके साथियों में से एक नारंगी चोगा पहने हुए जादूगर दो अंधेरे दुश्मनों को भगाने के लिए अपने चमकते ताबीजों का इस्तेमाल करते हुए बहादुरी से लड़ रहा था, जिसके बाद एक हिंसक विस्फोट हुआ। फिर दृश्य का रुख मुख्य विरोधी डेमन किंग की तरफ मुड़ गया, जो एक विशाल कवचधारी आकृति था। उसके कंधे पर एक जानलेवा बैंगनी तलवार थी, एक अनंत काले ग्रहण की छाया में। सुनहरे बालों वाला हीरो पूरी हिम्मत के साथ उसका सामना कर रहा था। डेमन किंग ने अपनी असली शक्ति, डेमन किंग का अधिकार, दिखा दिया था। एक धुंध दिखाई दी जो हीरो के पैरों के चारों तरफ और नीचे इकट्ठा होने लगी, जहां से अनडेड की एक विशाल सेना बाहर आई। योद्धा इतनी बड़ी संख्या में अनडेड के आने से हैरान था, ये नतीजा निकालते हुए कि ये एक ऐसी शक्ति थी जिसे डेमन किंग ने उस पल तक छुपाए रखा था। उसने अपने साथियों को मदद के लिए चिल्लाया, पुजारी। पुजारी आवाज के स्रोत की तरफ मुड़ा। योद्धा रोग ने पुजारी से उस पर अधिकार मंत्र डालने और पूरी तेजी से डेमन किंग की तरफ बढ़ने के लिए कहा। पुजारी ने रोग पर अधिकार मंत्र डाला, तुम जिन्होंने अधिकार को महसूस किया है, अपनी शक्ति हमें दो। उस पुकार के जवाब में उसने अपनी काबिलियत अथॉरिटी ऑफ लाइट, पेनफुल ऑब्लिवियन को रोग पर सक्रिय किया, जिसका नतीजा सफेद रोशनी के एक विशाल विस्फोट में हुआ, जिसने अंधेरे को ढांप लिया। रोग पूरी ताकत से आगे बढ़ा, उन सभी अनडेड को तोड़ते हुए जो उसके रास्ते में थे। लेकिन अनडेड की सेना अनंत थी, बिना रुके उसकी तरफ दौड़ रही थी, जिससे उसे सांस लेने या पैर जमाने का मौका नहीं मिल रहा था। रोग ने अपनी तलवार से हिंसक रूप से घुमाव किया। उसके वार तूफान की तरह बरस रहे थे, अनडेड को टुकड़ों में काट रहे थे, ये घोषणा करते हुए कि वो अपने साथी के लिए रास्ता साफ करने के लिए सभी दुश्मनों का ध्यान रखेगा। रोग ने पूरी ताकत से चिल्लाया, एक चीख जिसने जंग का मैदान हिला दिया, हीरो को आगे बढ़ने और बिना झिझक डेमन किंग का सामना करने के लिए उत्साहित करते हुए। हीरो डेमन किंग की तरफ स्थिर रूप से आगे बढ़ा। उसकी आंखों में निश्चय था, उसकी तलवार शक्ति के साथ चमक रही थी, पूरी हिम्मत के साथ सामना करने के लिए तैयार। उसकी ऊर्जा राजा की बैंगनी ऊर्जा के साथ एक आखिरी निश्चय द्वंद्व में टकरा रही थी। हीरो की तलवार और डीमन किंग की शक्ति के बीच टकराव की आवाजें गूंज रही थी, हर वार जमीन को हिला रहा था। लेकिन भयानक लड़ाई के बावजूद दोनों बिना किसी साफ विजेता के डट कर खड़े थे। उनके बीच की हिंसक लड़ाई से उनके आसपास का पूरा हिस्सा नष्ट हो गया। हीरो और डीमन किंग के बीच तकरार और तेज हो जाती है। एक निश्चय पल में हीरो अपनी तलवार से एक जोरदार वार करता है। हीरो की तलवार डीमन किंग के शरीर में घुस जाती है, उसकी बांह काट देती है। हीरो ने डीमन किंग के सामने घोषणा की कि अब सब खत्म हो गया। हीरो ने डीमन किंग को एक तेज निगाह से देखा, उस पर अपनी तलवार तानते हुए ये दावा करते हुए कि उसका अंत अटल था।
डीमन किंग की बांह एक पागल गति से ठीक हो रही थी। एक लापरवाही के पल में उसने अपना शक्तिशाली हाथ बढ़ाया और हीरो को बिजली की तेजी से पकड़ लिया। डीमन किंग ने एक अशुभ शांति के साथ कहा, यह दावा करते हुए कि कोई अंत नहीं है बल्कि सिर्फ एक निरंतरता है। उसका शरीर अस्थिर ऊर्जा के साथ चमकने लगा और हीरो को एहसास हुआ कि उसका विरोधी खुद को नष्ट करने की योजना बना रहा था। इससे पहले कि विस्फोट सब कुछ को घेर ले, रोग अचानक दिखाई दिया, हीरो को देखते हुए जो अपनी जगह पर जम गया था, ये सोचते हुए कि वो क्यों रुक गया था। रोग ने पूरी ताकत से डीमन किंग का वो हाथ काट दिया जिसने हीरो को पकड़ा हुआ था, जबकि वो मौत का सामना करने के लिए रुका रहा, ये घोषणा करते हुए कि अगर उन्हें मरना है तो वो एक साथ मरेंगे। हीरो ने चोट का नाम निराशा में चिल्लाया क्योंकि एक विशाल विस्फोट ने चोट और डीमन किंग दोनों को निगल लिया। विस्फोट के बाद सिर्फ शांति बची थी, उससे पहले कि एक विशाल रहस्यमयी काला स्तंभ, जिसे अबिस ट्रांजिशन के रूप में जाना जाता था, जमीन से फूट पड़ा। पुजारी ने स्तंभ को उलझन में देखा, ये सोच रहा था कि वो क्या था। इसी दौरान हीरो, जो अपने साथी के बलिदान की वजह से बच गया था, रोग का भूत देखा और सोचा कि वो विस्फोट से सुरक्षित बच गया था। लेकिन हीरो सदमे में जम गया जब उसने रोग को विस्फोट से उसके शरीर में एक विशाल छेद के साथ देखा। उस पल जंग के मैदान पर एक और दांव दिखाई दिया जो डीमन किंग के फीके पड़े अवशेषों को देख रहा था। उसने अपनी निराशा व्यक्त की, ये उम्मीद की थी कि वो अपने मालिक को सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ होते हुए देखेगा, लेकिन जो हुआ वो सिर्फ एक जागीरदारी मौत लग रही थी। अचानक रोग अपनी चोट के बावजूद उठा और दौड़ पड़ा। उस दाव के चेहरे पर सीधे एक जोरदार लात मारी। दाव ने ध्यान दिया कि रोग किसी तरह विस्फोट से बच गया था। उसकी हैरानी बढ़ी जब उसने सच्चाई का एहसास किया। रोग का बचना मतलब था कि उसके पास भी सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ होने की योग्यता थी। उसने रोग को जमीन पर फेंक दिया। रोग ने हीरो को चिल्लाया, उसे सावधान करते हुए कि यही हमला करने का सही समय था। हीरो और पुजारी ने तुरंत जवाब दिया, अपनी पवित्र तलवार के रूप में प्रकाश का अधिकार बुलाते हुए। आस्कलॉन के एक निश्चय वार के साथ उसने तलवार को दांव पर लाया, उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। धूल के बैठने के बाद जादूगर दिखाई दिया, ये पूछते हुए कि क्या हीरो और रोग दोनों सुरक्षित थे। हीरो पुजारी को अपने पास बुलाता है और पुजारी उनके सुरक्षित होने पर अपनी राहत व्यक्त करता है। जब वो पहुंचता है तो वो हीरो के बगल में रोग का शरीर देखता है, जिसके घाव अपने आप ही पुनर्निर्माण और ठीक होने लगे थे, जिस पर उसे बड़ी हैरानी हुई। कुछ दूरी से डीमन किंग का अनुयायी दृश्य को देखता है, खुद से सोचता है कि हालांकि वो कुछ देर के लिए उलझन में था, चीजें उसी तरह आगे बढ़ रही हैं जैसे उन्हें होना चाहिए। फिर वो पुजारी से पूछता है कि क्या हीरो को आशीर्वाद ठीक से मिला। हीरो डीमन किंग की तरफ मुड़ता है, जो हर चीज के बावजूद अभी भी जिंदा है। डीमन किंग हीरो को चिंता ना करने का विश्वास दिलाता है, ये समझाते हुए कि उसके भौतिक शरीर ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और गिरने लगा है, और ये कि जीव आखिरकार उनकी थी। अपने आखिरी संदेश में वो उसे बताता है कि उसकी कहानी यहाँ खत्म हो गई है और अब हीरो की कहानी शुरू होने की बारी है। डीमन किंग भविष्यवाणी करता है कि हीरो को अनगिनत चयन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और पहले से कहीं ज्यादा गहरी निराशा में डूब जाना पड़ेगा, और ये कि अगर वो गिर भी जाता है और उस पर डाली गई जिम्मेदारी से कुचल भी जाता है तो उसे प्रार्थना करनी चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसकी आखिरी इच्छा थी कि हीरो की यात्रा का अंत उसके अपने से अलग हो, जिसे उसने खाली और मूर्ख बताया। उसके आखिरी निशान के गायब होने के साथ और आसमान साफ होने के साथ दुनिया का भविष्य निर्धारित करने वाली लड़ाई समाप्त हो गई। उसके बाद दिन जल्दी जल्दी गुजर गए। जादूगर को मैजिक स्कूल के हेडमास्टर ने पकड़ लिया और उसे वापस ले जाया गया। परी भी अपने वतन देश वापस जाने के लिए एक यात्रा पर निकली। जहां तक पुजारी की बात है, उसने अपना आखिरी विदाई दी और एक बार फिर मरते लोग छोड़ दिया। हीरो को उसके लोगों के उत्सव के बीच राजा का ताज पहनाया गया और रोग भी अपनी मूल जगह पर लौट आया। इस तरह झूठी रोशनी फीकी पड़ गई। सूरज की किरणों के नीचे जीवन फिर से हलचल करने लगा और डर लोगों के दैनिक जीवन से चला गया, जिससे एक शांति का दौर शुरू हुआ जो एक लंबे समय तक चला। करीब 150 साल बाद एक खोपड़ी जैसे सर वाला व्यक्ति एक पेड़ से टेक लगाए बैठा है, ये घोषणा करते हुए कि वो भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।
ये साफ हो जाता है कि ये व्यक्ति रोग है, जो हीरो की पार्टी का एक पुराना सदस्य है, अब 150 साल से ज्यादा का है। ये सोचता है कि क्या उसे सर्दी हो गई है। वो अपने आसपास की दुनिया में हुए विशाल बदलावों पर विचार करता है, जहां वो पहाड़ जो अटल लगते थे गिर गए हैं और समतल मैदान बंजर रेगिस्तान में बदल गए हैं। रोग ने तारों के नीचे अपने विचार जारी रखे, ये सोचकर कि इन सभी सालों के बाद सिर्फ एक चीज नहीं बदली, वो थे तारे और वो खुद। लेकिन उसने जल्दी से खुद को सही किया, ये महसूस करते हुए कि वो भी बदल गया था। उसने अपने झुर्रियों वाले हाथ को देखा जब वो अमरता के शाप के बारे में सोच रहा था, जो डीमन किंग ने अपनी मौत से पहले उसे एक आशीर्वाद के रूप में दिया था। वो वास्तव में एक अनंत शाप था जो कभी गायब नहीं होगा। उसने इस अमरता के उद्देश्य पर सवाल उठाया, उसके अस्तित्व का क्या मतलब था अगर वो गायब भी नहीं हो सकता था और उसका भविष्य हमेशा के लिए अकेला रहना था। जब वो अपनी अस्तित्व संबंधी सोच में डूबा हुआ था तो एक गिरता हुआ तारा ने उसका ध्यान खींचा। एक छोटा बच्चा उसके सामने से गुजरा, जिसने उसे देखकर हैरानी से चिल्लाया, ये इशारा करते हुए कि वो एक कंकाल था। डीमन किंग के साथ लड़ाई के 150 साल बाद रोग के लिए जो समय रुक गया था वो फिर से बहने लगा। साम्राज्य के बाहर चंगताब गांव के पीछे एक पहाड़ पर छोटी लड़की ने रोग को उत्सुकता से देखा। रोग ने सोचा कि वो इतनी रात को इस जगह पर क्या कर रही थी। अचानक लड़की ने रोग का चेहरा पकड़ लिया, जिससे वो हैरान हो गया जब उसने हैरानी में चिल्लाया कि वो एक बोलने वाला कंकाल था। रोग ने उसे रुकने के लिए कहा, उसे बताते हुए कि उसने कई बच्चों को पहाड़ों में खो जाते हुए देखा था, लेकिन वो पहली थी जिसने उसे इस तरह थपथपाया था। फिर उसने उसे नामंजूर तरीके से पूछा कि क्या उसने कुछ अमानवीय देखकर भागना नहीं सीखा। लड़की ने निर्दोष रूप से जवाब दिया कि उसे दूसरों को उनकी शक्ल से निर्धारित न करने की सिखाई गई थी। रोग ने खुद से बड़बड़ाया कि वो लंबे समय के बाद पहली बार भावनात्मक और भावुक महसूस कर रहा था, लेकिन इस अजीब लड़की के आने से बाधा पड़ गई। लड़की ने उत्साह से रोग की पहचान के बारे में पूछा और उसकी अजीब तलवार को देखकर उसने पूछा कि क्या वो एक योद्धा था। रोग ने मास्टर होने से इनकार किया और ये शेखी बगारना शुरू कर दिया कि वो एक शाही संदेशवाहक था जो सम्राट के संदेश लेकर पूरे देश में यात्रा करता है, और ये कि वो वर्तमान में इस पहाड़ को एक शापित तलवार के साथ सुरक्षित कर रहा था। इससे लड़की प्रभावित हुई, जिसने नतीजा निकाला कि एक शाही संदेशवाहक बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, जिससे रोग ने गर्व से सहमत हुआ। अपनी शेखी जारी रखते हुए रोग ने समझाया कि ये एक ऐसी नौकरी नहीं थी जो कोई भी कर सकता था, बल्कि इसके लिए स्पिरिट्स को बुलाने जैसी उच्च स्तर के जादू का ज्ञान आवश्यक था। अपनी बात साबित करने के लिए उसने अपनी तलवार से एक छोटा बैंगनी भूत जैसा प्राणी बुलाया। लड़की का आकर्षण बढ़ा और उसने उत्साह से चिल्लाया कि रोग सच में शक्तिशाली होना चाहिए। फिर चमकती आंखों के साथ उसने रोग से उसे अपना शिष्य बनने के लिए कहा, क्योंकि वो शक्तिशाली बनना चाहती थी। रोग हंसा, खुद से सोचता हुआ कि वो अपने दूसरे काम से बोर हो रहा था, लेकिन उसने लड़की के अनुरोध को मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये एक परेशानी थी। लड़की मना करने से हैरान थी और उसने उससे पूछा कि क्या कहानी में ये नहीं था कि वो उसे अपना शिष्य बनाएगा। छोटी लड़की ने रोग के मना को स्वीकार नहीं किया और उससे जिद से प्रार्थना करने लगी। उसे कंजूस और पत्थर दिल कंकाल बुला रही थी। रोग ने उसके बाकी शब्दों को नजरअंदाज किया और तेज रूप से जवाब दिया, एक बार फिर पुष्टि करते हुए कि वो मास्टर नहीं था। अगली सुबह जब रोग पेड़ के नीचे आराम कर रहा था तो वो हैरान हो गया जब उसने लड़की को अभी भी वहीं देखा, जो उत्साह से चिल्ला रही थी और तलवार के रूप में एक छड़ी के साथ अभ्यास कर रही थी। उसने उससे पूछा कि क्या वो घर जा रही थी, लेकिन उसने हटकर घोषणा की कि जब तक वो उसे तलवारबाजी नहीं सिखाएगा तब तक वो नहीं जाएगी। रोग ने उसे घर जाने के लिए जोर दिया, ये चिंता व्यक्त करते हुए कि उसके माँ बाप चिंता करेंगे, और शिकायत की कि उसके कंकाली रूप के कारण उसे अक्सर बच्चों को अगवा करने वाले एक दानव के रूप में गलत समझा जाता था। लड़की ने उसे इसके बारे में चिंता न करने के लिए कहा, फिर दुखी होकर खुलासा किया कि उनका घर जल गया था और उसके माँ बाप दुर्घटना में मर गए थे। उसने यह भी जोड़ा कि उसकी माँ ने मरने से पहले उससे कहा था कि उसे खुद बचने के लिए शक्तिशाली बनना होगा, इसलिए वो लड़ना सीखने के लिए इतनी जिद कर रही थी। फिर उसने उसे गंभीर रूप से देखा और पूछा कि क्या अब वो उसकी स्थिति को समझ गया था। रोग ने धीरे से आह भरी और एक पल की चुप के बाद उसने आखिरकार उसे तलवारबाजी सिखाने के लिए सहमति दे दी। लड़की बहुत खुश थी और उसने उसे पुष्टि करने के लिए कहा कि उसने जो कहा था उसका यही मतलब था।
रोग ने सहमति में जवाब दिया, एक शांत लहजे में यह जोड़ा कि वो एक बच्चे के अनुरोध को मना नहीं कर सकता, जिससे लड़की एक पल के लिए उलझन में पड़ गई। लड़की ने तुरंत उसे नजरअंदाज किया और उत्साह से उसे धन्यवाद दिया। उसके बाद रोग ने आसमान की तरफ देखा, जैसे कि वो दिवंगत सम्राट से बात कर रहा हो, ये कहते हुए कि उसके लोगों ने एक बड़ी कष्ट झेली है और इसलिए वो इस बच्चे को आत्मनिर्भर होना सिखाएगा। इसे सम्राट के संदेश को पहुंचाने में अपनी विफलता का प्रायश्चित मानते हुए उस दिन से उसकी लंबी प्रशिक्षण यात्रा शुरू हुई। दिन और साल गुजर गए जब वो एक साथ प्रशिक्षण ले रहे थे, पेड़ के नीचे आराम के पल बांट रहे थे। रोग अपनी तलवार से दावों को बुलाता और लड़की उनसे लड़ने का प्रशिक्षण शुरू करती। वो कभी-कभी यात्रियों को मजाक के रूप में डराते भी थे और उनके बीच एक मजबूत अनोखा बंधन बढ़ गया। वो एक दूसरे की उपस्थिति पर निर्भर हो गए। लड़की ने धीरे धीरे तलवार का उपयोग करने में सुधार किया। रोग के साथ अपने प्रशिक्षण के दौरान लड़की उसके साथ जोर शोर से वादा प्रतिवाद करती। इसके बावजूद वो दोनों एक साथ बिताए हुए समय से खुश थे। 11 साल बीतने के बाद रोग, जिसने एक खरगोश पकड़ा था, चिल्लाया, लड़की आओ और खाओ। एक लंबे सुनहरे बालों वाली युवा महिला ने जवाब दिया, जी मास्टर। 11 साल बाद छोटी लड़की एक आकर्षक युवा महिला बन गई थी। वो रोग के बगल में बैठ गई और उससे कहा कि उसे एक गंभीर बात करनी है। रोग ने उससे पूछा कि इतना महान क्या था कि मूड अचानक बदल गया। उसने दुखी होकर उसे सूचित किया कि जिस गांव में वो रहती थी, उसके लोगों ने उसे दानवों की आखिरी बढ़ोतरी के कारण छोड़ दिया था और यह कि साम्राज्य ने उसे त्याग दिया था, जिससे हर किसी ने आशा खो दी थी। फिर उसने घोषणा की कि वो अब काफी शक्तिशाली हो गई थी। रोग ने तुरंत महसूस किया कि वो एक नायक बनाने की योजना बना रही थी और उसे बताया कि उसे 11 साल तक प्रशिक्षण देने के बाद वो उसके विचारों को पढ़ सकता था। उसने अपने पुराने दोस्त नायक को याद किया, जिसका लोगों की मदद करने का वही सपना था, और कैसे उसके आसपास के लोग उसे अयोग्य या असंभव बताते हुए उसकी मजाक उड़ाने के बावजूद वो हमेशा जवाब देता था कि लोगों को बचाने के लिए योग्यता की जरूरत नहीं होती। उस पल रोग ने उसके प्रयास में उसका समर्थन करने का निर्णय लिया। उत्तरी शिकार तकनीकों के एकमात्र उत्तराधिकारी और मास्टर के रूप में उसने अपनी परंपराओं को बनाए रखते हुए उसे उपहार के रूप में एक कतार दी। उसने इच्छा व्यक्त की कि वो हमेशा इस तलवार का अच्छे इरादों के साथ उपयोग करे और उससे कहा कि वो दुनिया को बचाने के लिए जाए और फिर उसके पास लौट आए, उसे भरोसा दिलाते कि वो हमेशा उसकी प्रतीक्षा उसी जगह पर करेगा। उसके जाने के बाद रोग फिर से अकेला था, ये सोचता हुआ कि उसकी यात्रा कितनी लंबी होगी, ये उम्मीद करते हुए कि ये 5 या 10 साल तक चल सकती है। उसे तब तक इस जगह को सुरक्षित करना था, ये विश्वास करते हुए कि वो अपने लक्ष्य में सफल होगी और लौट कर आएगी। रोग ने निर्णय लिया कि उसे बस उसके लौटने का धैर्यपूर्वक इंतजार करना होगा। उसके लंबे जीवन में ये छोटा सा संबंध उसे बदल चुका था। अतीत के विपरीत इंतजार अब उसके लिए डरावना नहीं था। एक लंबे समय के बाद जब वो अकेला बैठा था तो वो उसके लौटने से हैरान हो गया, जो एक भयानक लड़ाई के घाव लेकर आई थी। उसने उसे नमस्कार किया और वो इतने समय के बाद उसे मुश्किल से पहचान पाया। युवा महिला ने उत्साह से अपनी आश्चर्यजनक अभियानों के बारे में सुनाना शुरू किया और कैसे साम्राज्य उसने जैसा सोचा था उससे कहीं बड़ा था, नए स्थानों और चीजों से भरा हुआ था। लेकिन उसने कई दानवों का सामना भी किया और जो कुछ उसने उससे सीखा था उसका उपयोग लोगों की मदद करने के लिए किया। उसके कार्यों के कारण लोग उसे नायिका कहने लगे, लेकिन इससे सम्राट नाराज हो गया, जिसने उसे अपनी आंखों में एक चुभने वाली चीज और अपनी शाही सत्ता स्थापित करने में एक बाधा के रूप में देखा। इसलिए उसने उसे मार देने का आदेश दिया। जैसे ही वो बोल रही थी तो उसे चक्कर आने लगे और वो लड़खड़ा गई, उसकी बाहों में गिर गई। अपने आखिरी पलों में उसने उसे जोर से पकड़ लिया और पूछा कि क्या वो ठीक था और क्या वो उसकी अनुपस्थिति में रोया था। रोग की बाहों में नायिका ने अपने आखिरी शब्द कहे। उसने मरने से पहले उसकी कहानी सुनने की इच्छा व्यक्त की। रोग की आंखें उन सभी लोगों के प्रति गुस्से और नफरत से भर गई। इसी दौरान शाही योद्धाओं की एक टुकड़ी पहाड़ पर पहुंच गई। सैनिकों में से एक ने बड़बड़ाया कि शापित नायिका शांति से नहीं मरी, बल्कि इस पहाड़ पर मरने के लिए आई।
कमांडर ने सैनिक को चुप रहने और तलाश जारी रखने का आदेश दिया। योद्धा कमांडर ने जंगल में किसी को खोजा और उसे तुरंत पहाड़ से नीचे उतरने और अपना सामान पैक करने का आदेश दिया। ये व्यक्ति रोग निकला, जिसने हैरानी से पूछा कि उसे पहाड़ से क्यों जाना चाहिए, ये जोड़ते हुए कि ये जगह अब एक पहाड़ नहीं थी। रोग ने अपनी असली शक्ति का खुलासा किया और दानवों को बुलाया। उस जगह को दानवों के अवशेषों से भरे एक भयानक दृश्य में बदल दिया, जिन्होंने योद्धाओं पर हमला किया। रोग ने उन्हें बताया कि 120 साल पहले जब वो एक संदेशवाहक के रूप में महाद्वीप में घूम रहा था, तो उसे इस जगह पर डीमन किन की सेना के अवशेष मिले थे। उसने उनके सर कुचल दिए और उनके शरीरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जो इस भूमि की मिट्टी बनाने के लिए इकट्ठा हुए, और ये जंगल उस पर उगा। तब से वो इस जगह की रक्षा कर रहा था, इस डर से कि नेक्रोमैंसर्स इसका गलत उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता था कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। योद्धाओं की हैरानी के बीच कमांडर ने हर किसी को शांत रहने और अपनी स्थिति लेने का आदेश दिया, ये समझाते हुए कि एक सिंगल नेक्रोमैंसर की अनडेड को नियंत्रित करने की काबिलियत सीमित होती है, चाहे जितनी भी लाशें उपलब्ध हों। लेकिन जब उसने रोग ने बुलाई हुई सेना का आकार देखा, तो वो अचानक बोलना बंद कर दिया। कमांडर ने महसूस किया कि इतने विशाल संख्या में दानवों का सामना करने की कोई आशा नहीं थी। अनडेड की एक विशाल सेना उनकी तरफ बढ़ रही थी। कमांडर ने डर में पूछा कि रोग कौन था। रोग ने कमांडर को कोई मौका नहीं दिया और उसके प्रतिरोध करने से पहले उसका सर काट दिया। गर्व और गुस्से के साथ रोग ने अपनी असली पहचान घोषित की। वो सिर्फ एक कंकाल नहीं था, बल्कि सम्राट का मुख और साम्राज्य की आवाज था। उसकी आवाज पूरे साम्राज्य में गूंज उठी, अपने लोगों को एक संदेश देते हुए। हर जगह लोग हैरानी से सोच रहे थे कि क्या हो रहा था। फिर रोग ने स्थापना करने वाले सम्राट की इच्छा का पठन किया। अगर साम्राज्य अपने संस्थापक की इच्छा से भटकता है, तो मैं कुलीनों और विश्वसनीय प्रजा को इसे इसके सही रास्ते पर बहाल करने का अधिकार देता हूँ। फिर उसने अपने पुराने वतन को संबोधित किया, ये घोषणा करते हुए कि अब उन्हें अपने अपराधों के लिए भुगतान करने का समय था। एक पास के गांव में दानव के हमले से बचे हुए लोगों ने अनडेड की सेना को पास आते हुए देखा। उन्होंने चेतावनी की आवाज उठाई और बचे हुए सैनिक पूरी ताकत से दानवों से लड़ने के लिए दौड़ पड़े, और कमांडर ने बाकी यूनिट्स को आने वाले हमले को रोकने के लिए इकट्ठा होने का आदेश दिया। जलते हुए जंग के मैदान के बीच योद्धाओं ने महसूस किया कि जिसका वो सामना कर रहे थे, वो किसी आम नेक्रोमैंसर का काम नहीं था, बल्कि अनडेड की एक पूरी सेना थी। इस आने वाले खतरे का सामना करते हुए एशर ने हर किसी को उसके लिए एक रास्ता साफ करने का आदेश दिया। अपनी पहली लड़ाई की तकनीक, जिसे वुल्फ हंट के रूप में जाना जाता है, को चलाने के लिए तैयार होते हुए एशर ने अपना हमला शुरू किया, ये सोचता हुआ कि पूरी सेना को बुलाने में सक्षम विरोधी की पहचान क्या थी। एशर सोमा एक शाही योद्धा था। गांव में इमारतों के बीच चल रहे एक विशाल दानव ने उसका ध्यान खींचा। जब उसने पास से देखा, तो उसने देखा कि नेक्रोमैंसर को विशाल दानव के हाथ से ले जाया जा रहा था, जो अनडेड सेना के आगे चल रहा था, जिससे वो हैरान हो गया। उसके जैसे एक जादूगर को अनडेड की अपनी सेना के पीछे सुरक्षित होना चाहिए था, ना कि आगे की लाइंस पर खड़ा होना चाहिए था। उसने अपनी वुल्फ हंट तकनीक के साथ फिर से हमला करने की तैयारी की, और उसने रोग को ले जा रहे विशाल दानव का पैर काट दिया, और उसने रोग पर एक भाले के वार से घात लगाई, जिसने एक असंभव कोण से उसके पैर को निशाना बनाया। जब उसने अपने पैर पर हमले को देखा, तो उसने नतीजा निकाला कि एशर वही था जिसने लड़की का पैर काटा था। उसने एशर पर पूरी तेजी से हमला किया, अपने सामने सिर्फ एक लक्ष्य देखते हुए उसे खत्म करना। एशर ने बड़ी मुश्किल से रोग के हमले को रोकने में सफल रहा। एशर ने कुशलता से रोग की तलवार को मोड़ दिया जब उसने अपनी खुद की घुमाई। एशर ने एक तेज चल के साथ रोग के शरीर को खुला छोड़ दिया, जिससे वो एक सीधे लड़ाई के हमले के लिए कमजोर हो गया। एशर ने रोग के सर पर अपनी तलवार घुमाई, लेकिन उसने आसानी से वार को बचा लिया। रोग तेजी से आगे दौड़ पड़ा और जोर से एशर के पैर पर लात मारी, जिससे उसकी संतुलन बिगड़ गई। फिर उसने उसके चेहरे पर एक शक्तिशाली घूंसा मारा, जिससे वो जमीन पर गिर गया। उसके बाद रोग आयशर पर कूद गया, उसके ऊपर बैठकर लगातार घूंसे बरसाने लगा। लेकिन एशर उस स्थिति से उठने की सशक्त कोशिश कर रहा था, रोग की हिंसक पकड़ से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। एशर ने अपनी बची हुई ताकत इकट्ठा की और जोर से रोग को लात मारी। फिर उसने अपनी तलवार को हवा में घुमाया ताकि उसे और दूर धकेल सके और खुद को सांस लेने के लिए कुछ जगह दे सके।
उसने अपने विरोधी को एक शापित जानवर कहा, ये स्वीकार करते हुए कि 4 योद्धाओं से उसकी मुलाकात के बाद ये पहली बार था जब उसे इतना धकेलना पड़ा था। फिर उलझन में उसकी असली पहचान के बारे में पूछा। जवाब रोग द अवेंजर से आया। ऐशिर ने खुद से निर्णय लिया कि उसे और समय खरीदना चाहिए और शायद अपने विरोधी को और भड़काना चाहिए। उसने बदले के विचार पर व्यंग किया, व्यंग्यात्मक रूप से पूछते हुए कि वो किसके लिए बदला ले रहा था। फिर उसने शेखी बगारी कि उसने इतने लोगों को मारा था कि उसके लिए ये जानना असंभव था कि यह अवेंजर किस शिकार के लिए आया था। आशिर ने पता था कि नेक्रोमेंसी एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च करती है, इसलिए उसने समय खरीदने के लिए स्टॉल्ट करने का निर्णय लिया जब तक उसका विरोधी थक नहीं जाता। लेकिन उसकी योजना टूट गई जब अवेंजर अचानक उसके बगल में दिखाई दिया, उसके चेहरे पर एक हाथ रखते हुए। ऐशर ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन रोग ने तुरंत अपनी तलवार से उसके हाथ में चुभा दिया, उसे अपंग कर दिया और उसे अपना हथियार पकड़ने में असमर्थ कर दिया। रोग ने ऐशिर के मरने की शेखी की निंदा की, ये समझाते हुए कि साम्राज्य के लोग और यहां तक कि उसकी शिष्या नायिका भी शक्ति की इस छोटी सी तलाश के कारण पीड़ित हुई थी। अपने हाथ के दर्द को नजरअंदाज करते हुए ऐशिर ने उसे काटने के लिए निराशा के साथ रोग पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रोग ने उसे जोर से लात मारी, उसे उड़ाते हुए भेज दिया और ऐशिर मलबे में घिर गया। अवशेषों में से उसने अपने कार्यों को साम्राज्य के कारण होने और उन लोगों की मौत का आवश्यक होने का तर्क दिया। रोग ने जवाब दिया कि वो एक दयनीय व्यक्ति था और अगर उसके काम आवश्यक थे तो आज उसके हाथों उसकी मौत भी आवश्यक थी। लेकिन ऐशिर ने विश्वास से जवाब दिया कि वो उस दिन नहीं मरेगा। अचानक आसमान फट गया क्योंकि जमीन से नीली रोशनी के स्तंभ ऊपर चढ़ गए। ये वो पल था जिसका ऐशिर इंतजार कर रहा था। जैसे ही 155 मानव मैना बैटरीज का उपयोग करके एंटी अनडेड बैरियर शील्ड को तैयार किया गया था, उसने अपना लक्ष्य पूरा होने की घोषणा की और उसे सक्रिय करने का आदेश दिया। पवित्र ऊर्जा की एक विशाल लहर फूट पड़ी जिसने अनडेड की सेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया। योद्धा अपने सामने दानवों के गायब होने पर खुश थे। ऐशिर ने रोग को अपनी जीव और उसकी सेना के नष्ट होने के बारे में बताया, ये समझाते हुए कि ये बैरियर 120 साल पहले नायकों की पार्टी के जादूगर ने बनाया था और इसे इतिहास का सबसे महान बताया गया था। लेकिन रोग ने शांति से जवाब दिया कि वो जानता था, क्योंकि उसे उस जादूगर का जिद्दी कारीगर भाव अच्छी तरह याद था। ऐशिर जो उसने देखा उससे हैरान था। जैसे ही रोग ने घोषणा की कि उसके लिए सेना मायने नहीं रखती क्योंकि वो एक और सेना बुला सकता था, उसने समझाया कि इस बार जो लोग उसके साथ खड़े होंगे वो साम्राज्य के खुद के शिकार थे, शोषित नागरिक जो बदले की उसकी तलाश में उसके साथ शामिल होंगे। और उसने साम्राज्य का अंत करने का वादा किया। उसकी यादें उसे अतीत, उसकी पुरानी पार्टी में वापस ले गई जहां वो युद्ध से नफरत करते थे, लेकिन उन्हें जो कीमती था उसकी रक्षा करने के लिए लड़ना पड़ा था। वो दिन थे जब मौत अटल लगती थी और उसने सोचा कि वो दिन हमेशा के लिए चले गए थे। जैसे ही रोग अपनी यादों में गहरा डूबा तो उसने खुद को कड़वाहट से सोचता हुआ पाया कि क्या इतने लोगों की जान का नुकसान और बलिदान इस तरह के भविष्य के लिए थे। उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, क्योंकि जो कुछ वो जानता था वो ये था कि वो कभी जंग के मैदान पर गया था, लेकिन उसे अब वो प्रेरणा याद नहीं थी जो उसे चला रही थी या वो किसके लिए लड़ रहा था। उनके बिना इस समय में उसने गहरे नुकसान का एहसास किया, ये सोचता हुआ कि अब उसे कहाँ जाना चाहिए। नायिका के विनाश के 4 दिन बाद रोग ने खुद को उत्तरी महाद्वीप पर उत्तरी साहसिक गांव में पाया। वो एडवेंचरस गिल्ड में घुसा। उस समय सिर्फ वही जगह खुली थी और एक पुराना नक्शा फैलाया, अपना रास्ता खोजने में मदद मांगते हुए, ये समझाते हुए कि वो पहाड़ों के साथ साथ उत्तर की तरफ जाते हुए अपना रास्ता खो गया था। वहां के लोगों में से एक ने रूड रूप से जवाब दिया कि ये एक साहसिकों का गिल्ड था, ना कि एक स्थानीय सूचना कार्यालय। लेकिन रोग ने शांति से कहा कि जैसे ही उसे जो चाहिए वो मिल जाएगा तो वो चला जाएगा। साहसिक ने ध्यान दिया कि रोग जिसने खोने का दावा किया था उससे खून की तेज गंध आ रही थी। उसने ये भी जोड़ा कि उसे एक अशुभ अफवाह याद थी जो हाल ही में फैली थी कि एक नेक्रोमैंसर ने योद्धाओं को मारा था और पहाड़ों के पीछे चैंगटाप गांव को नष्ट कर दिया था। बिना किसी चेतावनी के साहसिक एक तेज हमले में रोग पर झुक गया। फिर उसने रोग से सीधे पूछा कि क्या वो अफवाह उसके बारे में थी, अपना कंकाली चेहरा दिखाते हुए और चिल्लाते हुए कि वो एक जीवित मुर्दा था।
रोग ने अपने हमलावर को अपने विरोधियों को बुद्धिमत्ता से चुनने की चेतावनी दी। फिर उसने एक हिंसक विस्फोट में अपनी शक्ति को चलाया, जोर से जमीन पर वार किया और उन्हें बच्चे कहा। उस निश्चय वार के साथ रोग ने उस कातल को खत्म करने में सफल रहा जो जमीन के नीचे छुपकर सही पल का इंतजार कर रहा था। साहसिक के नेता ने उनके घात की विफलता को स्वीकार किया और अपने आदमियों को उसे मार डालने का आदेश दिया। रोग ने आदेश को ठंडे रूप से स्वीकार किया, उन्हें याद दिलाते हुए कि उसने अपना रास्ता खोजने में मदद मांगने के अलावा कुछ नहीं किया था। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, ये घोषणा करते हुए कि अब से जो कुछ भी होगा वो सिर्फ उनकी गलती होगी। एक विशाल व्यक्ति उठी तलवार के साथ उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा, उस पर मरने के लिए चिल्लाते हुए, लेकिन रोग ने आसानी से हमले को रोक लिया। फिर उस पर कई वार किए। फिर उसने एक आखिरी वार किया जिसने उसे जमीन पर गिराया। एक और व्यक्ति उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा, अपने भाले से कई वार करते हुए, लेकिन रोग ने आसानी से उसके हमलों को बचा लिया। रोग ने अपने हाथ से भाले को रोक दिया जिससे उसका विरोधी हैरान हो गया। रोग ने अपने विरोधी को पकड़ लिया और उसे जोर से जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने चारों तरफ देखा और दो और लोगों को अपने पास आते हुए पाया। हत्यारों ने रोग को आगे और पीछे से घेरने की कोशिश की ताकि वो उनमें से किसी को भी रोक न सके। रोग ने कुशलता से उनके संयुक्त हमले को बचा लिया। दोनों हमलावर अपने हमले की असफलता विफलता से हैरान थे जिसे उन्होंने आसानी से सफल होने की सोचा था। रोग ने उनके सरों को एक साथ पकड़ लिया और उन्हें जोर से जमीन पर पटक दिया। एक पल में वो उनके सामने से आंखों के झपका भर में गायब हो गया। अचानक साहसिकों के नेता के पीछे फिर से दिखाई दिया, जो सदमे में सोच रहा था कि वो कैसे गायब हो सकता था। नेता ने रोग से जितना दूर हो सके उतना दूर जाने की कोशिश की। फिर उसने रोग के साथ हमलों का आदान प्रदान करना शुरू किया। रोग ने महसूस किया कि उसके विरोधी का दाहिने तरफ का छल सिर्फ एक धोखा था और असली हमला दोहरा था। फिर भी वो उसे बचाने में सफल रहा। उसके बाद रोग ने साहसिक को जोर से लात मारी, उसे दीवार में उड़ाते हुए भेज दिया। देखने वाले हैरान थे कि लड़ाई कितनी जल्दी खत्म हो गई। एक विनाशकारी वार के साथ रोग ने नेता को जमीन पर गिराया, जिससे बचे हुए साहसिकों के दिलों में डर पैदा हो गया, जो ये विश्वास नहीं कर सकते थे कि उनका नेता इतनी जल्दी हार गया था। जैसे ही रोग बाकी सब को खत्म करने वाला था, तो एक सुनहरे बालों वाला व्यक्ति अचानक दिखाई दिया और लड़ाई को रोक दिया, ये घोषणा करते हुए कि वो रोग को वो दे सकता था जो वो चाहता था। साहसिकों ने उस व्यक्ति को पहचान लिया और उसे गिल्ड मास्टर कहा। उस व्यक्ति ने खुद को थॉर फिनलैंड नॉर्दर्न एडवेंचरर्स गिल्ड गांव का मास्टर पेश किया और उन्हें बात करने के लिए एक और जगह पर जाने का सुझाव दिया। गिल्ड मैम के कार्यालय में थॉर ने चंगताप गांव के पीछे पहाड़ में साहसिकों के बारे में बात करने वाले कंकाल की कहानी का जिक्र करके शुरुआत की। उसने समझाया कि उन्होंने जांच करने के लिए कई रिकॉनेसेंस टीम्स भेजी थी, लेकिन वो खाली हाथ वापस लौट आई थीं, जिससे उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक अफवाह थी। ये व्यक्त करते हुए कि उसके लिए ये सच था तो वो हैरान था। रोग ने उसे तेज रूप से रोका, ये कहते हुए कि उसके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, और उससे सीधे अपना अनुरोध बताने के लिए कहा। फिर थॉर ने समझाया कि उसका अनुरोध सरल था। उसने समझाया कि ये गिल्ड साम्राज्य से संबंधित होने के बावजूद लंबे समय से उपेक्षा से ग्रस्त थी। गांव वालों ने सुरक्षा की तलाश में अपने घरों को छोड़ दिया था, और जो लोग वहां रहे थे वो अपने कस्बे की रक्षा करने के लिए बेपरवाह कार्यों में मर गए थे, जबकि बाकी लोग दानवों के हमलों के लगातार डर में रहते थे। गिल्ड मास्टर ने रोग को बताया कि वो बस धीरे धीरे मौत का इंतजार कर रहे थे। रोग ने गिल्ड मास्टर को डांटा, पूछते हुए कि क्या वो उनकी बदनसीबी के बारे में शिकायत करने की कोशिश कर रहा था, और उसे बताया कि अगर वो मरना नहीं चाहते थे तो उन्हें साम्राज्य का प्रतिरोध करना चाहिए था। उसने ये भी जोड़ा कि अगर कोई कुछ नहीं करता तो कुछ नहीं बदलेगा। थॉर ने जवाब दिया कि ये नहीं था कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि वो कुछ कर नहीं सकते थे। उसने समझाया कि साम्राज्य द्वारा छोड़ दिए गए क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी उन लोगों पर आई थी जो वहां रहे थे। जिन साहसिकों ने एक ही इच्छा शेयर की थी वो अपने घरों की रक्षा करने के लिए इकट्ठा हुए, और दूसरे गिल्ड्स ने अपने परिवारों और घरों की रक्षा करने में सब कुछ लगा दिया था, जिससे वो अपनी वर्तमान स्थिति से अलग स्थिति में नहीं थे। रोग ने पूछा कि क्या उन्होंने साम्राज्य से लड़ने के लिए गिल्ड्स के बीच अलायंस बनाने पर कभी विचार किया था।
थॉर ने जवाब दिया कि रोग इसे सरल बना रहा था, लेकिन इसका मतलब युद्ध घोषित करना होगा, और यह सिर्फ हिम्मत के बारे में नहीं था। उसने ये भी जोड़ा कि अनगिनत लोग मर जाएंगे। थॉर ने स्वीकार किया कि वो किसी का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें बचा सके। उसने ये कहते हुए जारी रखा कि उन्होंने आशा के प्रतीक में निराशा से पकड़ रखा था, और फिर नायिका आई। उसकी गर्म आशा ने उन्हें निराशा से बाहर निकाला, और उन्हें विश्वास था कि वो उन सबको बचा सकती है। लेकिन उसने दुखी होकर जोड़ा कि उन्होंने एक झूठी आशा को पकड़ रखा था, और सोचा कि वो कहाँ गलत है और क्या ये सब सिर्फ मूर्खता और एक कमजोर लगाव था। फिर थॉर ने निर्णय के साथ रोग को देखा, ये समझाते हुए कि आज उससे मिलने से उसे एहसास हुआ कि उनमें क्या कमी थी, जो नफरत थी। उसका दृष्टिकोण बदल गया था। उसे अब इसकी परवाह नहीं थी कि क्या कल नहीं आएगा या उनके घर नष्ट हो जाएंगे। अगर वो अपने दुश्मनों को मार सकते थे तो मौत एक ऐसी कीमत थी जो भुगतान करने योग्य थी, क्योंकि यही युद्ध की वास्तविकता थी। फिर थॉर ने रोग से एक अनुरोध किया, तुरंत 2 साहसिकों को उसके साथ भेजने का वादा करते हुए, और ये कि वो बाद में उसकी मदद करने के लिए सब कुछ इकट्ठा करेंगे। उसने उसे भीख मांगी कि चाहे वो एक एवेंजर हो या एक दानव, उसकी पहचान की परवाह न करे और उन सब को उसके युद्ध में शामिल होने की आज्ञा दे। रोग ने माफी मांगी, ये कहते हुए कि उसका मतलब उसके गिल्ड को नष्ट करना नहीं था, और स्वीकार किया कि गलती उसकी भी थी कि उसने साम्राज्य को इन भूमियों की उपेक्षा करने दी जब तक कि गांव की स्थिति इस हालत तक नहीं पहुंच गई। रोग ने अनुरोध को सहमति दी, ये ध्यान देते हुए कि 150 साल बीत गए थे जब उसने आखिरी बार कोई अनुरोध स्वीकार किया था। फिर उसने लाल साहसिक कार्ड टेबल पर रख दिया। थॉर हैरान था, ये सोचता हुआ कि क्या ये ग्रेट वॉर के दौर का एक रूबी क्लास साहसिक कार्ड था, जो सबसे उच्च रैंक थी लेकिन लंबे समय से गायब हो चुकी थी। थॉर ने रोग की असली पहचान के बारे में पूछा, लेकिन रोग ने उसे चिंता न करने के लिए कहा, खुद को एक गंदी अतीत का एक भूत बताते हुए। फिर उसने अनुरोध को स्वीकार करने की घोषणा की, ये समझाते हुए कि उसका पहला गंतव्य नॉर्दर्न माउंटेन रेंज था, जो महाद्वीप का सबसे महान और सबसे खतरनाक पहाड़ी श्रृंखला थी, जहां बर्फ कभी रुकती नहीं थी। रोग ने चिंगटॉप गांव से उत्तर में एडवेंचरर्स पोस्ट तक का रास्ता लेना शुरू किया। गांव से निकलने के 5 दिन बाद रोग और उसके 2 साहसिक साथी पहाड़ी श्रृंखला के साथ सावधानी से चल रहे थे। रोग ने ध्यान दिया कि एक गुप्त मार्च के लिए वो बहुत तेज गति से चल रहे थे। बिनोक्यूलर से होराइजन देख रहा एक साहसिक बोला कि वो एम्पायर की सेना में जाके रिस्क नहीं ले सकते। रोग ने कंफर्म किया कि हाँ, वो जल्दी मूव कर रहे हैं। मूरे और सैमी ने होराइजन पर लोगों का एक और ग्रुप देखा, और रोग ने सोचा कि वो कौन है और वो उनसे आगे कैसे निकल गए। उनमें से एक ने अंदाजा लगाया कि शायद वो उनका पीछा कर रही सर्च पार्टी नहीं है। फिर उसे एहसास हुआ कि वो चैंगटॉप गांव से बचे हुए लोग हैं, और ऐसा लग रहा था कि वो वापस कैपिटल जाते वक्त गांवों को लूटने वाले दूसरे लोगों के साथ मिल गए थे। उसके साथ ही स्वॉर्ड हैरियट ने कंक्लूजन निकाला कि पहाड़ के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते वक्त उनका रास्ता कट गया था, जो उनके पास विंटर क्लोथिंग ना होने से कंफर्म हो गया। रोग अपने दोनों साथियों की तरफ मुड़ा और गाइड से पूछा कि अगर वो नीचे वाला रास्ता लेते हैं तो उनकी डेस्टिनेशन क्या होगी। मिरन सामी ने उसे करेक्ट किया। अपना और अपने साथी स्वॉर्ड हैरियट का इंट्रोडक्शन देते हुए रोग से कहा कि कम से कम उनका नाम तो याद रखे। फिर उसने उसके सवाल का जवाब देते हुए समझाया कि रास्ते में छोटे छोटे बिखरे हुए घर हैं, और स्वॉर्ड हैरियट ने प्रेडिक्ट किया कि वो ग्रुप खाना और सामान ढूंढने के लिए उन्हें लूट लेगा। स्वॉर्ड हैरियट ने दुखी होकर कहा कि घरों को लूटना एम्पायर के नाइट्स के लिए कॉमन हो गया है, और जब से करंट एम्परर थ्रोन पर बैठा है तब से प्रोविंसेस को इसकी आदत हो गई है। कुछ देर सोचने के बाद रोग ने शांति से अनाउंस किया कि उसे उन्हें खत्म करना होगा, इससे पहले कि उसके साथी समझ पाएं कि उसने क्या कहा था। वो क्लिफ के टॉप से कूद गया, उन्हें शॉक और डिसबिलीफ की कंडीशन में छोड़कर। नीचे सोल्जर्स में अफरा तफरी मच गई, जो एक पॉसिबल एम्बुश की वार्निंग्स चिल्ला रहे थे। रोग उनके बीच लैंड हुआ, उनके डर को कंफर्म करते हुए। स्वॉर्ड हैरियट आगे भागा, चिल्लाते हुए और सोचते हुए कि क्या वो मरने के लिए इतना डेस्पैट था। ऊपर से मिरन सामी ने सीन देखा और अपने साथी से कहा कि वो आदमी तो पहले से ही मर चुका है।
सोल्जर्स में अलार्म बज गया जब उन्होंने अटैकर को पहचाना, उसे चंगताप गांव का नेक्रोमैंसर कहकर। रोग नाइट्स के बीच घूमने लगा, उन्हें एक एक करके गिराने लगा, जबकि दूसरों की दया के लिए चीखें आने लगी। कमांडर ने अपने आदमियों को पीछे हटने से रोकने और अटैकर को घेरने का आदेश दिया। उसने उन्हें साथ मिलकर अटैक करने के लिए अर्ज किया, क्योंकि दुश्मन सिर्फ एक ही व्यक्ति था, लेकिन उसके शब्द रोगों की पर्पल एनर्जी के ब्लास्ट से कट गए, जिसने उसे मार दिया। रोग ने मरे हुए कमांडर का मजाक उड़ाया, पूछते हुए कि क्या उसे सच में लगा था कि वो अकेला था और क्या उसकी आंखें सिर्फ डेकोरेशन के लिए थी। फिर रोग ने अपनी असली पावर अनलीश की, पर्पल स्पेक्टर्स और स्पिरिट्स की एक डरावनी सेना सम्मन की। स्वर्ड हैरियट ने सीन को दूर से देखा। उसे एहसास हुआ कि जो पावर रोग ने एडवेंचरस गिल्ड में दिखाई थी, वो उसकी पूरी स्ट्रेंथ का एक छोटा सा हिस्सा थी। घोस्टली आर्मी सोल्जर्स पर टूट पड़ी और उनके रैंक्स को चीरते हुए आगे बढ़ी। मिरन सैमी ने उन स्पिरिट्स को डर से पहचाना, उन्हें चंगताप गांव के भूत बताते हुए। जैसे ही लड़ाई खत्म होने वाली थी, मिरन सैमी ने सुझाव दिया कि उन्हें नीचे जाना चाहिए। स्वर्ड हैरियट सहमत हो गया, ये नोट करते हुए कि लड़ाई का फैसला हो चुका था और जल्द ही खत्म हो जाएगी। फाइनल सीन में एक अकेला नाइट रोग की तरफ एक डेस्परेट अटैक में दौड़ा, एक आखिरी चीख निकालते हुए। रोग ने फाइनल नाइट के अटैक को रोका, आसानी से उसके भाले से बचता हुआ, फिर जमीन पर गिरने से पहले उसके सर पर जोर से लात मारी। रोग ने नाइट के गले में एक गोल्डन नेकलेस देखा, जिसका हेलमेट उसके मरने पर आधा टूट गया था। वो नेकलेस रोग को वक्त में वापस ले गया, जब एडवेंचरर ने उसे वो नेकलेस माफी की निशानी के रूप में दिया था, ये स्वीकार करते हुए कि वो उसकी अपीयरेंस वाले किसी व्यक्ति पर सस्पिशियस होने से खुद को रोक नहीं पाए थे। उस आदमी ने समझाया कि वो नेकलेस उसकी बेटी ने बनाया था, जो एडवेंचरर्स के लिए एक गुड लक चार्म था। रोग ने गिफ्ट स्वीकार किया और उसे अपनी बेटी को थैंक यू कहने के लिए कहा, लेकिन उस आदमी ने दुखी होकर बताया कि इंपीरियल आर्मी ने उसे 2 साल पहले मार दिया था। रोग ने तुरंत माफी मांगी, लेकिन उस आदमी ने उसे माफी ना मांगने के लिए रीअश्योर किया, ये समझाते हुए कि गांव में हर किसी के पास इस तरह के घाम थे और उन्होंने एम्पायर को कोसा और वो इंसानी कसाईयों से ज्यादा कुछ नहीं थे, जो बदले की खातिर अपनी बची हुई जिंदगी को जला रहे थे। फिर उसने उसे एक सलाह दी, उसे बदले की तलाश में अपना जीवन बर्बाद ना करने के लिए, जैसा कि उन्होंने किया था। उसने ये भी जोड़ा कि इस दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई उनका इंतजार कर रहा है, और उसे यकीन था कि यही बात रोग पर भी अप्लाई होती थी। उसे उस रास्ते पर बहुत आगे ना जाने की भीख मांगी। मेमोरी फेड हो गई और रोग नाइट के सामने खड़ा था, जिसे रोग के एक मॉन्स्टर ने पीछे से भाले से स्टैब किया था और जिसके आखिरी शब्द उसकी बेटी मिशेल से माफी थे। रोग ने अपनी मुट्ठी जोर से भींच ली, भूत पर जोर से वार किया और वो तुरंत गायब हो गया। उसके साथी उसके पास आए और मिरन सैमी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि उसने अच्छा किया। उसने जगह की सफाई और ज्यादा अनडेड बनाने के लिए जरूरी बॉडीज को कलेक्ट करने का ऑफर दिया, जबकि वो आराम करता। लेकिन रोग ने उन्हें सभी बॉडीज को जलाने का आदेश देकर उन्हें हैरान कर दिया। उसके साथियों ने अपनी हैरानी व्यक्त की, ये कहते हुए कि वो एक अजीब नेक्रोमेंसर था, और स्वर्ड हैरियट ने उसके चेहरे पर दुखी एक्सप्रेशन देखा। जैसे ही रोग जलती हुई आग को देख रहा था, डीमन किंग की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, उसका मजाक उड़ाते हुए, देखा मैंने तुमसे क्या कहा था, अब तुम्हारी बारी है ना? आवाज ने अपनी वार्निंग जारी रखी कि रोग को अनगिनत चॉइसेस करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वो एक ऐसी निराशा में डूब जाएगा जो उसने कभी नहीं जानी थी, और असली निराशा अभी शुरू नहीं हुई थी। रोग गुस्से में चिल्लाया, आवाज को चुप रहने और जब तक वो मरा हुआ है तब तक अंडरवर्ल्ड में रहने का आदेश दिया। डीमन किंग का स्पेक्टर जोर से हंसा, ये पूछते हुए कि रोग को कैसे लगा कि वो अपनी करंट कंडीशन में सरवाइव करेगा। फिर उसने उसे जैसा चाहे वैसा स्ट्रगल करने और फेट को डिफाई करने की कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन उसके रास्ते के एंड में एक ऐसी निराशा उसका इंतजार कर रही थी जो खुद डीमन किंग ने भी नहीं जानी थी, और उसे अपनी डेस्टिनी से बचने की कोशिश करने के लिए डर किया।
कहीं और फ्रे, जो वॉर नाइट्स में से एक थी, एक जलते हुए किंगडम का साइट एंजॉय कर रही थी। लोगों की चीखों और आग की स्मेल के लिए अपनी तारीफ व्यक्त कर रही थी। उसका एक सोल्जर ने उसे इन्फॉर्म किया कि आदमी प्रिंसेस के सर से फुटबॉल खेलना चाहते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया, ये जस्टिफाई करते हुए कि उसका दिल टूट गया था। उसने सोचा था कि ये किंगडम एक एंजॉयबल फाइट ऑफर करने के लिए काफी बड़ा था, लेकिन लड़ाई जल्दी और बोरिंग तरीके से खत्म हो गई। वो बोर होते हुए सोची कि क्या एम्पायर में कोई इतना पागल है जो एक लड़ाई शुरू करे। उसी वक्त एम्पायर से एक मैसेंजर आया जो नॉर्दर्न वॉल पर अनडेड की एक ह्यूज आर्मी के अपीयरेंस का अनाउंसमेंट कर रहा था और उस आर्मी को लीड कर रहे इविल नेक्रोमैंसर को दबाने का एम्परर का आदेश जारी कर रहा था। फ्रे खुशी से हंसी, ऐसे एक पागल इंसान के जल्दी अपीयरेंस पर हैरान होते हुए। फिर वो खड़ी हुई और अपनी ट्रूप्स को इकट्ठा होने का आदेश दिया, ये घोषणा करते हुए कि अब युद्ध पर जाने का समय था। इसी दौरान स्वॉर्ड हैरियट और मुर और सैमी एक साइलेंट रोग के साथ मार्च करते हुए बात कर रहे थे। मुर और सैमी ने कमेंट किया कि रोग 2 हफ्ते से एक लाश की तरह चल रहा था, बिना एक भी शब्द कहे। ये जोड़ा कि इसमें कुछ अजीब था, ये सोचते हुए कि एक सर ऐसे हवा में कैसे फ्लोट कर सकता है। स्वॉर्ड हैरियट ने गिल्ड लीडर के शब्दों को याद किया कि चंगटाप गांव से ये अनडेड शायद हाल ही में मरी हीरोइन से रिलेटेड है। उसने बताया कि चंगटाप गांव वही जगह थी जहां हीरोइन ने अपना बचपन बिताया था और नाइट से गांव में उसके एस्केप का टाइमिंग अनडेड आर्मी इंसिडेंट के साथ कोइंसाइड करता था। सबसे इंपॉर्टेंट, रोग का फाइटिंग स्टाइल हीरोइन की एग्जैक्ट कॉपी थी। गिल्ड लीडर ने कंक्लूड किया कि रोग शायद एक बुरा व्यक्ति नहीं था, बल्कि सिर्फ एक डेस्परेट और स्ट्रगल कर रहा इंसान था जैसे वो खुद थे। हालांकि वो नहीं जानता था कि रोग नॉर्दर्न माउंटेन रेंज की तरफ क्यों जा रहा था। उसे यकीन था कि रोग उनका दुश्मन नहीं था। उसी समय इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वो उनका एलाय था, लेकिन वो एम्पायर को ओवरथ्रोन करने की जरूर था। थॉर फिनलैंड गिल्ड मास्टर ने एडवेंचरस को बताया था कि वो उन्हें रोग को गाइड करने का टास्क सौंपेगा, क्योंकि वो नॉर्थ से थे। स्वॉर्ड हैरियट ने सोचा कि क्या रोग जैसा अनप्रेडिक्टेबल इंसान उनकी मर्जी के हिसाब से एक्ट करेगा, लेकिन थॉर ने उन्हें रीअश्योर किया, अपनी अच्छी इंट्यूशन में कॉन्फिडेंस व्यक्त करते हुए। उनके रास्ते में स्वॉर्ड हैरियट ने चंगटाप गांव की डायरेक्शन में पॉइंट किया। रोग वहां रुकने के लिए राजी हो गया, जिससे उसकी पास्ट की यादें ताजा हो गईं। जब उसकी शिष्या उसके सर पर एक पेपर बैग रखती थी और वो खुश मोमेंट्स जो उन्होंने गांव में साथ बिताए थे, जब रोग फेमिलियर टैवर्न में एंटर हुआ तो ओनर ने उसका वेलकम किया। उसने उसे कहा कि अगर वो पुरानी यादों की तलाश में आया था तो वो बहुत देर से आया था, क्योंकि टैवर्न बहुत वक्त से बंद थी। फिर उसने उससे पूछा कि क्या वो अभी भी वो ब्रेड बैग यूज करता था, ये रिवील करते हुए कि वो उसे जानती थी। रोग हैरान था कि वो उसे पहचान पाई थी। टैवल वुनर ने समझाया कि वो जानती थी कि वो उस लड़की का टीचर था जिसने उसके लिए काम किया था और उसने उसके बारे में कई स्टोरी सुनी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो एक बोलने वाला लिविंग डेड था। उसके बाद उसने उसे डियोनी नाम की एक सस्ती वाइन का ग्लास डाला और समझाया कि इसका नाम एक नई शुरुआत था। उसने उस पर रिवील किया कि उसकी शिष्या ने उसके जाने से पहले उसे ये ड्रिंक उसके पास छोड़ दी थी, ये होप करते हुए कि वो एक दिन उसके साथ इसे पिएगी, उनकी जर्नी सेलिब्रेट करने के लिए। उसने ये भी जोड़ा कि इस वाइन को शेयर करना एडवेंचरर्स के लिए एक सेफ जर्नी की विश के रूप में एक कस्टम बन गया था। लेकिन उसने दुखी होकर मेंशन किया कि ये वाइन बहुत वक्त से नहीं बिकी थी, क्योंकि गांव में अब कोई एडवेंचरर्स नहीं थे। फिर उसने रोग को कॉन्फ्रंट करते हुए कहा कि वो एक बर्बाद देश में बगावत करने के उसके मोटिव्स वो समझती है, लेकिन उसे लगता था कि जिस बदले के रास्ते पर वो था वो गलत था। उसने सवाल किया कि क्या वो इमेज जो वो बन गया था, भले ही वो एंड में एम्पायर के लोगों को बचाने में सक्सेसफुल हो जाए, क्या सच में उसकी शिष्या उसके लिए यही चाहती थी? उसने अफर्म किया कि उसे ऐसा नहीं लगता था और वो लड़की उसके लिए कुछ ब्राइट चाहती थी। फिर उसने उसे बताया कि उसकी शिष्या ने उसके लिए दूसरी चीजें भी छोड़ दी थी जो उसे उस तक पहुंचानी थी। उसने समझाया कि लड़की का सपना एक फेरी टेल जीने, साथियों को इकट्ठा करने, लोगों को बचाने और बुराई को हराने का था। वो लेजेंडरी रूबी क्लास एडवेंचरर्स की टेल्स जैसा एक एडवेंचर शुरू करना चाहती थी और वो इसे उसके साथ एक्सपीरियंस करना चाहती थी।
एडवेंचर शब्द रोग के दिमाग में गूंजा और उसे एहसास हुआ कि नफरत कैसे लोगों को अंधा कर सकती है और समझदार लोगों को भी रास्ता भटका सकती है। उसने सोचा कि क्या उसका गुस्सा उसे वही गलती फिर से दोहराने का कारण बन रहा था। उसने खुद से स्वीकार किया कि भले ही हर कोई उसे टीचर कहता था, उसने सच में सिर्फ अपनी शिष्या से ही सीखा था। नए डिटर्मिनेशन के साथ रोग ने अपने कंधों पर उनके दिल और सपनों को उठाने का फैसला किया। उसने ड्रिंक के लिए टैवर्न ओनर को थैंक यू कहा और जाने के लिए मुड़ा। जैसे ही वो जा रहा था, ऐसा लगा जैसे उसकी स्पिरिट उससे पूछ रही थी कि अब वो कहाँ जा रहा है। रोग को वाइन का मतलब याद आया, एक नई शुरुआत। उसने घोषणा की क्योंकि उसने इसे पी लिया था, अब फिर से निकलने का समय था। इस बार उसकी जर्नी बदले के लिए नहीं, बल्कि उस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए होगी जो उसकी शिष्या हमेशा से चाहती थी, एक एडवेंचर। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा।